अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, इट्स सना सरफराज है। आज से मैंने अपनी इंटरव्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी ये पहली वीडियो है। होप सो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जिन लोगों को मेरे बारे में पता है, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं, उनको पता है कि मैंने मास्टर्स और एमफिल किया है फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस ली थी फॉर सम स्टूडेंट्स, लाइक जैसे हम ट्यूशन देते हैं। बीएड मैंने किया है इनाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरे 80 मार्क्स आए इंटरव्यू में। अच्छा, यहाँ पे हम इंटरव्यू की कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अपना इंटरव्यू जो है वो अपने चैनल पे डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपने, मतलब आप लोग अगर दे रहे हो तो किस तरह से देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। इंट्रोडक्शन जब आप अपना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहते हैं। तो कुछ लोग काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन देते हैं, जो कि ठीक है अगर वो तैयारी करके गए हैं और उनको अपने आप को ज़्यादा अच्छा इंट्रोड्यूस करवाना आता है, तो फिर वो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें अपने बारे में, अपने फ़ादर के बारे में और कहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। उसके अलावा मैंने अपनी लेटेस्ट डिग्रीज़ एमएससी एंड एमफिल किस इंस्टीट्यूट से की हैं और किस ईयर में की हैं रिस्पेक्टिवली। उसके बाद मैंने अपना एमफिल का रिसर्च टाइटल बताया, दैट्स इट। और वहीं से उन्होंने मेरे एकेडमिक्स के बारे में बात करनी शुरू की, क्योंकि मेरे एकेडमिक्स के बारे में काफ़ी खुश थे वो। मेरे एकेडमिक्स जो है केमिस्ट्री में स्पेशली बहुत फ्रॉम मैट्रिक टू एमएससी एमफिल मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते रहे हैं केमिस्ट्री में स्पेशली। तो इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट भी किया था इस बात पे। नेक्स्ट, अगर आपसे उर्दू में क्वेश्चनिंग हो रही है, वो क्वेश्चन आपसे उर्दू में करते हैं तो आप उसी लैंग्वेज में आंसर करेंगे, और अगर वो आपसे इंग्लिश में करते हैं तो आप उसको इसी लैंग्वेज में, जैसे आप देखें डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं ना, तो आप बेशक डेफिनेशन इंग्लिश में बता दें, लेकिन साथ में उसको एलैबोरेट भी करें। ऐसा ना लगे कि आपने रटा लगाया हुआ है एक चीज़ का, ठीक है। तो ये बात है सबसे पहले। उसके अलावा प्रेजेंटेशन की अगर बात आ जाती है, कुछ लोगों से प्रेजेंटेशन भी ली जाती है। तो प्रेजेंटेशन आपका एक मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट है। इसमें आप डील कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स से, ये उनको पता चल जाता है। अगर आप उनसे आई कांटेक्ट अच्छा रखेंगे और विद एग्जांपल समझाएंगे चीज़ों को, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, ये समझें कि आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन की तैयारी अगर आपने करनी है, इंट्रोडक्शन के लिए आप अपने घर वालों के सामने इंट्रोड्यूस कराएं, ख़ुद को मिरर के सामने खड़े होकर बार बार करें। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन एज सच कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। जब मैं इंटरव्यू देने गई और मेरा सेकंड नंबर था उस टाइम, तो उस टाइम भी मैंने अपने माइंड में कुछ सेंटेंसेस रेडी कर लिए थे। लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने ये चीज़ें रखनी है। मेरा जो मेन फोकस था इंटरव्यू पे के तैयारी में, तो वो मेरा कॉन्सेप्ट थे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका नॉलेज कितना है, आपने कितना जो है वो चीज़ों को किस हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरा ज़्यादातर जो फोकस था वो मेरी तैयारी पे था, क्योंकि मुझे रिटन टेस्ट में तैयार करने का मौका नहीं मिला था। मेरे पास सिर्फ 10 डेज़ थे। मैंने बेसिक सा किया था। नेक्स्ट हम रिकमेंडेड बुक्स को देख लेते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने आपको रिटन जब होने लगा था, आपको मैंने तभी बताई थी कि एफएससी की कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा हमेशा जो है ना, अगर जिसको नहीं आते तो उसको तंग करते हैं, और जिसको आते हैं तो उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 अब क्लियर होनी चाहिए। टाइम है इंटरव्यू के लिए। कुछ लोग सीरियसली तैयार नहीं करते उसको। मैंने रिटन के लिए तो मेरे पास सिर्फ 10 डेज़ थे, तो मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं उसको करूँ। कुछ लोग तो मतलब मेरे साथ के लोग हैं, जो मुझे पता है कि जो सालों से तैयारी कर रहे थे, जो सालों से टीचिंग कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे। अब एक बंदा जो साल से पूरी लगा हुआ है तैयारी कर रहा है, और एक बंदा जो सिर्फ 10 डेज़ रिवीजन करता है। बेशक उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको देखने के लिए आपको टाइम रिक्वायर होता है। तो मैंने तो सिर्फ 10 डेज़ में इसको कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हो गया। लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। ऐसे ही इंटरव्यू भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इंटरव्यू की तो मैंने तैयारी की और आपको रिज़ल्ट आपके सामने है कि मुझे हर क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह आता था। अच्छा, यहाँ पे एक बात होती है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हर चीज़ आपको नहीं पता हो सकती। तो इंटरव्यू में मुझसे भी जियोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ था आई गेस, और उसका मुझे आंसर सही से नहीं समझ आ रही थी कि, तो मैंने उनको सॉरी कर लिया था एक क्वेश्चन पे सिर्फ, क्योंकि वो जियोलॉजी से रिलेटेड था।
तो केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं था इस वजह से। वैसे वो पूछते नहीं हैं लेकिन इससे कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाकी जो केमिस्ट्री क्वेश्चन थे वो सब ऑलमोस्ट मुझे आते थे, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट आपने बीएससी की बुक्स ज़रूर अपने पास रखनी है। जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास एक कंपाइल्ड डाटा होना चाहिए ना। नोट्स तो वेरी करते हैं, आपके पास चैप्टर्स के होंगे या उस हिसाब से नहीं होंगे, तो बीएससी की बुक्स होनी चाहिए। देन मैंने पढ़ी थी पियर्सन गाइड टू इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे पाकिस्तानी ऑथर्स ज़्यादा इंडियन ऑथर्स पसंद हैं। उनकी जो बुक्स हैं बहुत अच्छी लिखी हुई होती हैं। वो यही वजह है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो यहाँ पे आपको पियर्सन गाइड मुझे तो पियर्सन गाइड अच्छी लगी, आप उसको देख सकते हैं। देन एसेंशियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है वो उसको ज़रूर देखें। मैंने अपना एमएससी का कोर्स किया था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यूनिवर्सिटी में जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि कितनी ज़बरदस्त जो है वो कोर्स पढ़ाया जाता है, स्पेशली एमएससी को। तो यहाँ पे आप उसके अलावा जब तैयारी सब कर ली, उसके बाद मैंने टेस्ट और केमिस्ट्री पे हक नवाज़ भट्टी शायद जो ऑथर हैं, उनको एक बार देखा था कि उनके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे जितने भी आपके पास टॉपिक्स हैं ना उनके शॉर्ट आंसर्स हैं, तो उसको एक दफ़ा देख लेने से आपकी तैयारी सही हो जाती है। उसके अलावा मेरे पास प्रैक्टिकल कॉपी थी बीएससी की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, फार्मूलाज वगैरह। लेकिन मुझसे क्वेश्चनिंग कोई भी नहीं हुई, एक क्वेश्चन भी मुझसे इसमें नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोगों से हुआ था। तो डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करता है पैनल पे, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन किस तरफ जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, तो मैंने इसलिए इस वीडियो में इसको भी रखा है। मैं कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकती, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और इतना टाइम नहीं होता आजकल किसी के पास कि वो इतनी लंबी वीडियोस देखे। और ज़्यादातर लोगों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस चीज़ पे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपके साथ। यहाँ पे देखिए पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। अब सबसे पहले जो है वो डॉर्ब्रेनर ने ये लॉ दिया था, स्टार्ट किया था, ग्रुपिंग की थी एलिमेंट्स की। और लॉ ट्राइड था जिसमें 3 ग्रुप बनाए हुए थे, 3 एलिमेंट का एक सेट बनाया हुआ था। 3 ग्रुप नहीं, 3 एलिमेंट का एक सेट बनाया हुआ था, जिसमें उसने कहा कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट को अगर हम एवरेज लें तो जो मिडल आपके पास आता है वो उसका एटॉमिक वेट आ जाता है, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट आ जाता है। लेट्स से लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक वेट उसकी एवरेज ले लें, प्लस करें, उसको 2 पे डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। और उसने ये भी कहा कि इन 3 एलिमेंट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ सेम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो डिफरेंट, ये आपको मैंने एग्जांपल्स भी दे दी। देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव कहते हैं 8 को। तो यहाँ पे इसने यह कहा कि हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है। लेट्स से लिथियम है तो लिथियम का 8th एलिमेंट बनता है सोडियम, और आपको पता है कि ये ग्रुप में है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अच्छा कुछ डिफरेंट है। लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम ऑब्वियसली फर्स्ट मेंबर है, एनामलस बिहेवियर शो करेगा। अगर हम सोडियम पोटेशियम की बात करें तो ज़्यादातर इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं बाकी मेंबर्स से, तो इसको आप एनॉमली कह सकते हैं। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया जो कि एटॉमिक वेट पे बेस करता था, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। कुछ एलिमेंट्स की जगह छोड़ दी गई थी, वो डिस्कवर नहीं हुए थे, लाइक गैलियम एंड जर्मेनियम, और मेंडलीव ने उसका नाम दिया था, गैलियम को कहा था एका एल्यूमिनियम, आफ्टर एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम को कहा था एका सिलिकॉन, मतलब आफ्टर सिलिकॉन। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक स्केच था, स्केलेटन था, वो मेंडलीव ही था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपका एटॉमिक नंबर पे बेस करता है, और एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं। दिस इज़ द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल टिल नाउ, ये अभी भी चल रही है। और टोटल जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट इज़ 118, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट ग्रुपिंग हुई भी है। एस ब्लॉक आपको पता है ग्रुप 1A 2A है, स्कैंडियम से जिंक तक, यहाँ से यहाँ तक आपके पास डी ब्लॉक है। देन आपके पास ये आपका पी ब्लॉक है जिसको हम मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये आपका एफ ब्लॉक है। अच्छा, मुख्तलिफ ग्रुप के मैं आपको नेम बता देती हूँ, फेमस नेम बता देती हूँ। जैसे नाइट्रोजन फैमिली को हम कहते हैं निकोजेंस, निकोजेंस, और इसका स्पेलिंग है PNICO, निकोजेंस। निकोजेन का मतलब है टू चोक। तो नाइट्रोजन जो है वो चोकिंग एबिलिटी है इसकी स्मेल ऐसी होती है जिसकी वजह से
इस ग्रुप को हम निकोजेंस कहते हैं। देन ऑक्सीजन का आपको पता है कि ये कैल्कोजेंस हैं, कॉपर फॉर्मिंग मतलब कॉपर गिविंग। इसका मतलब है कि ये कॉपर ओर्स में प्रेजेंट है, दैट्स वाई वो ज़्यादातर यहाँ इसी में कॉपर ओर्स में पाए जाते हैं। देन ये आपके पास हेलोजेंस हैं, सॉल्ट फॉर्मर मतलब आपने इनके सॉल्ट सुने हुए होंगे, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सो दे फॉर्म इजीली सॉल्ट। देन ये आपके पास नोबल गैसेस हैं जो कि रिएक्ट नहीं करती, रेयर हैं ड्यू टू देयर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एफ ब्लॉक है जिसमें आफ्टर यूरेनियम आप देखें एक्टिनाइड्स में देखें आफ्टर यूरेनियम जितने भी हैं ये आर्टिफिशियली हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव हैं, इसको ट्रांस यूरेनिक्स कहते हैं। लेंथेनॉइड्स में आपके पास सिर्फ प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, अदर दैन दैट यहाँ पे कोई नहीं है। ग्रुप्स पीरियड्स आपको पता है, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको जिन चीज़ों को पता होना चाहिए, डायगोनल रिलेशनशिप ये सेकंड और थर्ड पीरियड के दरमियान होता है, लेट्स से लिथियम और मैग्नीशियम के दरमियान है। तो जो लिथियम और मैग्नीशियम इनकी प्रॉपर्टीज सेम है ड्यू टू देयर साइज एंड चार्ज रेशो, तो इस वजह से डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इनके दरमियान, और जिनके दरमियान डायगोनल रिलेशनशिप होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं मोस्टली। एटॉमिक साइज़ का आपको पता होना चाहिए, अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज़ कर रहा है, अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि साइज़ बड़ा हो रहा है, क्योंकि जो शेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, इस वजह से साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो रहा है डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, when an electron is removed from gaseous atom। तो यहाँ पे आपको एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका यूनिट पता होना चाहिए, किलो कैलोरी में भी करते हैं, किलो कैलोरी पर मोल या फिर किलो जूल्स पर मोल, और इन दोनों की कन्वर्जन्स भी आपको आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे आपके पास इसका एक ट्रेंड लिखा है इन ग्रुप, या सॉरी इन पीरियड, ग्रुप में नहीं है पीरियड में। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे होना चाहिए था NO, नाइट्रोजन पहले आना चाहिए था, ऑक्सीजन बाद में, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है उसका p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड हो या ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो तो उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जबकि ऑक्सीजन में देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। दैट इज़ वाई ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और ये ट्रेंड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब आपको ट्रेंड भी पता होना चाहिए, अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज़ करती है और अलॉन्ग द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैंने आपके पास यहाँ पे ऑर्डर पूरा लिख दिया है, इसका पता होना चाहिए, ट्रेंड अलॉन्ग द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलॉन्ग द पीरियड जो है वो इंक्रीज़ करती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, सबसे ज़्यादा हैलोजन की होती है। देन आपकी जो इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे ये मतलब है कि इनर्ट गैसेस तो हो नहीं सकती ना, इनर्ट गैसेस क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको ज़रूरत ही नहीं है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही नहीं, तो इस वजह से हैलोजन की जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए। इनके पास वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाता है तो इसका मतलब है कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है जब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होना चाहिए, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टू इटसेल्फ, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फार्मूला मैंने लिख दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है ये भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं अगर आपको एनर्जी डिफरेंस दिया गया हो तब। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इट इज़ इन्वर्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रिलीज इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, यानी कि आपका मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप में साइज़ बढ़ता है, शेल्स और ऐड होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, अब जो ऑक्साइड्स हैं वो आपको पता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं दैट आर बेसिक इन करेक्टर, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं आपके पी ब्लॉक्स हैं वो एसिडिक होते हैं। अब बेसिक करेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, क्यों, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, वही सीन है जो मेटालिक करेक्टर में मैं आपको बताया था। तो बेसिक करेक्टर ऑक्साइड का जितना ज़्यादा होगा जितना उसका साइज़ ज़्यादा होगा,
तो यहाँ पे जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम होती है वो आपके बेसिस होती हैं, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो आपके एसिड्स होते हैं। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जैसे मेरे पास पर क्लोरिक एसिड है HClO4, इस तरह मैं लिखती हूँ HClO3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर कम है, जबकि पर क्लोरिक एसिड जो है वो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे उतना ही एसिड कैरेक्टर, एसिड बिहेवियर ज़्यादा होगा आपके ऑक्साइड्स का। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग में आपको जो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट होने चाहिए वो केमिकल बॉन्ड, ऑक्टेट रूल, एनर्जी कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऑक्टेट रूल तो आपको पता है ना कि वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड वो चीज़ है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स को जोड़ के रख रही है। एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करें। सोडियम के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि वो उसको रिलीज़ कर दे, रिमूव कर दे, डोनेट कर दे, तो उसको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाएगी। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, अगर वो इसको एक्सेप्ट कर ले तो वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर सकता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ सोडियम एंड क्लोरीन। इसी तरह से वो बॉन्ड बना लेते हैं इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का मैंने आपको बताया था, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी कम। जितनी एनर्जी कम होती है ना उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उस एलिमेंट की, कंपाउंड की, जो भी आप बात कर रहे हैं। तो एनर्जी कॉन्सेप्ट, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतना ही ज़्यादा आपका स्टेबल कंपाउंड होगा। जब आपका बॉन्ड बनता है तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाती है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड वगैरह की आनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड में आपको डेफिनेशन पता है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब आयनिक बॉन्ड बनता किस किस के दरमियान है? जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है। आपको पता है आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है बिटवीन आयंस। तो यहाँ पे आपके पास आयंस बन रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड आपके आयन हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। और आयनिक बॉन्ड बनता है जिन उन एटम्स के दरमियान, एलिमेंट्स के दरमियान जिनके आपके आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो वो कैटाइंस अच्छे होंगे, आयनिक बॉन्ड उनका बनेगा। और जो आयनाइंस हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आपके पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देन लेटेस्ट एनर्जी पे आ जाते हैं। लेटेस्ट एनर्जी क्या है? लेटेस्ट एनर्जी जब आपके पास पॉजिटिव आयन जैसे केटाइंस है, केटाइंस और एनाइंस मिल के आपके पास जब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जब वो आयनिक कंपाउंड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है, वॉल्व होती है, दैट इज़ लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब लेटेस्ट एनर्जी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा होती है, किस पे डिपेंड करती है? अब आपके कैटाइन का साइज़ जितना स्मॉल होगा और उसके ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, चार्ज ज़्यादा होगा और साइज़ कम होगा, उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। फजन रूल, फजन रूल क्या करता है? फजन रूल बताता है आयनिक कंपाउंड्स का कोवलेंट करेक्टर, आयनिक बॉन्ड कोवलेंट करेक्टर बताता है। अब आपका जो जितना स्मॉल कैटाइन हो और जितना लार्ज एनाइन हो उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होता है आयनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज़ करता है जब कैटाइन स्मॉल हो, उसके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा हो और एनाइन बड़ा हो। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए, पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर क्या होती है? पोलराइजेशन पावर होता है आपके कैटाइन का, कितना अच्छा वो एनाइन को पोलराइज करता है। आपको पता है कैटाइन ही एनाइन को पोलराइज करता है। कैटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है इस तरह से, ठीक है, उसके अंदर पोल क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपके पास पोलराइजेशन पावर कैटाइन की होती है, पोलराइजेबिलिटी एनाइन की होती है कि किस तरह से वो पोलराइज हो सकता है कैटाइन से, ठीक है। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन पावर जितनी ज़्यादा होती है उतना ही कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, ठीक है। इसमें तो आयंस बन रहे थे ना, ट्रांसफ़र हो रहा था वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर है बिटवीन टू एटम्स। कोवलेंसी क्या है? कोवलेंसी ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं
वो आपकी कोवेलेंसी है। कोवलेंट बॉन्ड, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, डायटोमिक क्लोरीन गैस की। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और लोन पेयर जो है वो एक इसके दरमियान, लोन पेयर नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हो रहा है, बॉन्डिंग पेयर। देन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बहुत आसान है, इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और ये क्या होता है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वन लोन पेयर। यहाँ पे तो जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता था दो एटम्स के दरमियान, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाती है पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर की। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और अमोनिया का पूरा लोन पेयर जो है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इसको दे, दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इस तरह मेटालिक बॉन्ड का वो पता होना चाहिए कि मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटल्स में अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, फ्री हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो वो ऐसे हैं कि एटम्स के दरमियान एक लाइक सी की तरह, इलेक्ट्रॉन सी की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, ऐसे लगता है, ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड में जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके दरमियान, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इनके इलेक्ट्रॉन्स के और एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है दैट इज़ मेटालिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी आपने पढ़नी है। उसके अलावा आपको डिफरेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, फैक्टर्स पता होने चाहिए मेटालिक बॉन्ड के। मेटालिक करेक्टर कैसे थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, कैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। उसके अलावा मेलेबिलिटी क्या होती है, डक्टाइल नेचर क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन आयोनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स का यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया है। आयनिक कंपाउंड में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास सोडियम क्लोराइड है जिसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है। तो यहाँ पे आपके पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आपके कंपाउंड्स। देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि इनकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होती है इस वजह से। देन सॉलेबिलिटी, अब सॉलेबिलिटी डिपेंड करती है हाइड्रेशन पे, ठीक है। हाइड्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा सॉलेबिलिटी होगी। दो फैक्टर्स हैं सॉलेबिलिटी को डिफ़ाइन करने के, एक लेटेस्ट एनर्जी है, लेटेस्ट एनर्जी, और एक है आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, जितनी कम आपके पास लेटेस्ट एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। लेटेस्ट एनर्जी आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही आपके आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह उस आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए, अब उस आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी यूज़ करनी है, ज़रूरत है, ठीक है, रिक्वायर्ड है। तो जितनी ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को उसके आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपकी, मतलब है कि आपकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो लेटेस्ट एनर्जी के ज़्यादा होने से आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो इनकी वैसे तो फ्री स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन स्टेट में या इलेक्ट्रोलाइट्स जब होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट में ये जो है वो आयंस बनाते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। कोवलेंट कंपाउंड्स में आ जाए तो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा सच नहीं होता, ये आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे आपके पास आयोडीन है या आपके पास जायंट मॉलिक्यूल्स, आपके पास डायमंड है, ठीक है, ग्रेफाइट है, तो ये आपके पास नेटवर्क सॉलिड्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स कम होता है, जबकि जो सॉल्युबिलिटी है वो इनकी किस में होती है, नॉन पोलर में। लाइक डिजॉल्व लाइक है तो ये जो है वो नॉन पोलर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, अनलाइक आयनिक कंपाउंड दैट आर पोलर इन नेचर, और आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। देन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो यही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट की एग्जांपल है जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एक स्ट्रक्चर में, लेयर में, जिसकी वजह से वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वैसे नहीं करते ये। केमिकल बॉन्डिंग में वीबीटी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वीबीटी की क्या थ्योरी है, इसमें क्या है, एक तो ये है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो उनका ऑपोजिट होना चाहिए। एस ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड का पता होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैप से बनता है।
पाई बॉन्ड आपका लिटरल पैरेलल ओवरलैप से बनता है और सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। अच्छा, आप HF की फॉर्मेशन देखें, इसमें S और P इन्वॉल्व है। फ्लोरीन की फॉर्मेशन देखें, इसमें 2 P इन्वॉल्व हैं। हाइड्रोजन की फॉर्मेशन देखें, इसमें 2 S इन्वॉल्व हैं। अच्छा, पाई बॉन्ड जो है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू S सिग्मा बॉन्ड, और SS ओवरलैप इज स्ट्रॉन्ग देन SP ओवरलैप एंड विच इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन PP ओवरलैप। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। VBT जो अप्रोच है वो आपको कलर को नहीं बताती, इसके अलावा वो किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है वो इसको नहीं बताती। डिफरेंट इसके जो है ड्रॉबैक्स हैं वो आपने पढ़ने हैं, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये होना चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड। और SS ओवरलैप कैसे है, SP ओवरलैप। अच्छा, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन, अगर आप इस और डायग्राम को देखें तो एक्सप्लेन हो जाती हैं। नेक्स्ट MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, MOT वैसे बनाने को मुझे नहीं पता, सबके इंटरव्यूज़ तो मैंने नहीं सुने, लेकिन जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह के इंटरव्यू हुए थे या कोलीग्स के हुए थे तो उनसे तो MOT नहीं पूछी थी, लेकिन पूछी जा सकती है। पेपर देके आपसे बनाने को कहा जा सकता है, डिपेंड करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर या फिर आपसे निकालने को कहा जा सकता है। नाइट्रोजन तक जो एलिमेंट्स हैं ना, उनकी MOT इस तरह की होती है, ये जो मैंने आपके साथ लेफ़्ट में शेयर किया है। और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी जो MOT होती है वो इस तरह की होती है, जिसमें जो आपके सिग्मा है, सिग्मा 2Pz है, वो एनर्जी में कम है एज़ कम्पेयर टू आपका जो पाई 2P X और Y हैं वो ऊपर हैं, जबकि यहाँ पे पाई 2 X और Y लोअर एनर्जी हैं और सिग्मा 2Pz जो है वो हाई एनर्जी है। तो ये जो है वो आपने जो इसका डिफरेंस है ये समझना है। ठीक है, और जितने भी आपके पास नाइट्रोजन तक एलिमेंट्स होते हैं उनमें आपकी MOT इस तरह से होती है, और जिसमें नाइट्रोजन के बाद है उनकी MOT इस तरह से होगी। और इसी तरह से अरेंज करना है। ये आपके लोअर एनर्जी जो होते हैं वो बॉन्डिंग होते हैं, हायर एनर्जी इन एंटी बॉन्डिंग होते हैं। इस तरह ये फिर लोअर एनर्जी है, ये आपका हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये आपके एंटी बॉन्डिंग है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, इससे आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, इससे आप निकाल सकते हैं। ये मैंने स्लाइड जो है वो आपको आपकी आसानी के लिए शेयर की है। आपको अगर आप सिर्फ ये देख लेंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन MO कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। ठीक है, MO कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए लिखनी, आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो यहाँ से आपको बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग पता चल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपके पास डायमैग्नेटिक होता है। इस चीज़ की समझ आ गई। अब आपके पास पैरामैग्नेटिक कौन है? ऑक्सीजन, बहुत फेमस आपके पास एग्जाम्पल है पैरामैग्नेटिक की। इसके अलावा जितने भी हैं जैसे हीलियम है, नाइट्रोजन है, आपके पास फ्लोरीन है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, डायमैग्नेटिक हैं। अच्छा, यहाँ पे जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब मॉलिक्यूल, सॉरी नॉट कंपाउंड, मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की आपको पता होनी चाहिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, इसका ऑर्डर 2.5 है। इसी तरह आपने MO कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, और केटाइंस की, एनाइंस की आपसे पूछी जा सकती है। जैसे ऑक्सीजन का देखें, यहाँ पे एक केटाइन है, एक एनाइन है, एक डाई एनाइन है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये सेव कर लें अपने पास, इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मुझसे क्वेश्चन हुआ था कि व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, और इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन मुझे करना था। तो एक्सप्लेन करने के लिए VBT को मैंने अप्रोच के पहले एक्सप्लेन किया था। देखें, एक थ्योरी आती है और उसके कॉन्सेप्ट्स जो उसके पोस्टुलेट्स होते हैं, उसके डिफरेंट ड्रॉबैक्स भी होते हैं ना। तो जो VBT है ना, वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती। क्यों? क्योंकि VBT में हम एक्साइटेड स्टेट में लेके ही नहीं जाते उसको, उसकी हम एक्साइटेड स्टेट में अगर लेके जाएं, कॉन्फ़िगरेशन लिखें
और एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के पी में लेके जाएं तो आपके पास टेट्रावैलेंट आ जाता है कार्बन। लेकिन अकॉर्डिंग टू वीबीटी कि आपके पास जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और उनकी आप करवा रहे हो, अकॉर्डिंग टू वीबीटी आपके पास कार्बन जो है वो डाईवैलेंट है, ठीक है, उसके पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखूँ तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। पहले तो आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और वहाँ से आपके डिफरेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। उसके बाद उनकी मिक्सिंग होती है और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी सेम एनर्जी होती है, सेम शेप होती है, वो सेम होते हैं सारे। जितने भी आगे वो बॉन्ड्स बनेंगे या हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सेम होंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं उतने ही आपके नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है। और हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वीबीटी के मुख्तलिफ ड्रॉबैक्स थे। वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करता था, वो बेरिलियम डाइक्लोराइड को एक्सप्लेन नहीं करता था। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच की तरफ आए। हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच में हमने फिर एक्साइटेड स्टेट को कंसिडर किया। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को देखा जिनकी सेम एनर्जी और सेम शेप थी, और इस तरह से आपके पास कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी एक्सप्लेन हो गई। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी आपने देखना है। अब एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसमें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, इसको निकालते कैसे हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, वो आपसे किसी भी कंपाउंड की पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, हाफ देन ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, अमोनिया है ना, कंपाउंड अमोनिया, तो उसका सेंट्रल नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंस में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 5 हैं, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने एटम उसके साथ अटैच हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, दैट इज़ अगर अमोनिया है तो 3 है, तो यहाँ पे +3 लिख दूंगी। प्लस नेगेटिव चार्ज, उस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं है तो फिर आपने 0 लिखना है। माइनस, उस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं है तो यहाँ पे आपने -0 लिख देना है, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन Z आ जाएगी। अमोनिया की देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए, अगर आपके पास 2 वैल्यू आए, आंसर 2 आए, तो इसका मतलब है एक S है और एक P है, यही बात है ना। अगर हम 3 पे जाएं तो एक S और 2 P हैं, sp2। अगर 4 पे जाएं तो एक S है 3 P हैं, 4 sp3। देन अगर हम 5 पे जाएं, अगर हमारे पास वैल्यू Z 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2, 7 आए तो sp3d3। यहीं तक जो है वो इन्होंने। अमोनिया की एग्जांपल मैं कर लेती हूँ, चलें अमोनिया की छोड़ें, वाटर कर लेते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा, ऑक्सीजन, हाफ। आप ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसका ग्रुप नंबर 6, प्लस कितने उसके साथ एटम्स अटैच हैं, मोनोवेलेंट 2 हाइड्रोजन अटैच हैं तो 2। इसके ऊपर कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 0 0 आ जाएगा। 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो तो क्या मतलब होता है, sp3। तो ये जो है वो वाटर आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरह डिफरेंट मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर लिखे हैं, साथ में उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखी है, साथ में उसके बॉन्ड एंगल भी लिखा है, शेप भी लिखा है, एग्जाम्पल भी नहीं है, तो ये भी आप सेव कर सकते हैं। sp की लीनियर होती है, sp2 की ट्रिगोनल प्लेनर, sp3 की टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, sp3d ट्रिगोनल पायरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 पेंटागोनल। अच्छा, मैं शेप यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए। दिस इज़ लीनियर, this is trigonal planar, this is tetrahedral, square planar, trigonal pyramidal, octahedral। and then pentagonal bipyramidal। ऑल राइट। अच्छा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की पे जो है वो ज्योमेट्री बेस कर रही है।
चीज़ को एक्सप्लेन करती है। और इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्जन की वजह से इसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। जैसे डिफरेंट बॉन्ड पेयर्स आपके पास गिवन है, लोन पेयर गिवन है, लोन पेयर की रिपल्जन सबसे ज़्यादा होती है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर की रिपल्जन सबसे कम होती है। जितनी ज़्यादा रिपल्जन होगी उतना ही आपका जो एंगल है वो रिड्यूस करता जाएगा, कम होता जाएगा एंगल, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन लिखी हुई है, बॉन्ड एंगल्स लिखे हुए हैं, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो कि होनी चाहिए थी, और एक्चुअल ज्योमेट्री जो कि आपके पास आती है। देन एग्जांपल्स आपकी डिफरेंट दी हुई हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से वाटर, ठीक है। यहाँ पे x4 में देखें, ये आपका सेंट्रल है और x आपके जो जितने भी उसके साथ एटम्स अटैच्ड हैं। एटम्स अटैच्ड तो नहीं कह सकते इसको, ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स के फॉर्म में कह सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे देखें वाटर है, तो वाटर की जो आपने हाइब्रिडाइजेशन देखी वो sp3 थी पीछे, ठीक है। तो sp3 थी तो इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल तो नहीं है, ये तो वी शेप्ड या एंगुलर है। क्यों है ये इस वजह से है क्योंकि इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं। अब उन लोन पेयर्स की और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और लोन पेयर आपस में जो रिपल्जन है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से एंगल कम हो जाता है, 109 से 104 पे चला जाता है, और ज्योमेट्री भी चेंज हो, शेप चेंज हो जाती है। टेट्राहेड्रल से वी शेप आपके पास शेप आ जाती है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है और इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है। देन हाइड्रोजन बॉन्ड पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो है एक वीक बॉन्ड है, इसकी एनर्जी तकरीबन 5 to 10 किलो कैलोरीज में आपको मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात अगर हम करें ना, तो स्ट्रेंथ वाइज अगर आपसे पूछा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा HF में है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक हो गया, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दो तरह की होती हैं, एक इंट्रामोलिकुलर और एक है इंटर मॉलिक्यूलर। यहाँ पे मैंने दोनों में इंट्रा लिख दिया है, यहाँ पे एक में इंट्रा है और एक में इंटर है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर है, इंट्रा यहाँ पे इंटर होनी चाहिए, ठीक है। एसोसिएशन इंटर मॉलिक्यूल में होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, सही है। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, उसकी वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज़ एसोसिएशन। इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज हैं, इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे अल्कोहल्स में भी है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इसलिए जो है वो बाकी की निस्बत ज़्यादा है। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब उसी मॉलिक्यूल के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रा, इसको किलेशन भी कहते हैं। जैसे आपने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का देखा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर है क्योंकि इसके दो ग्रुप्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, जबकि जो आपका पैरा नाइट्रो फिनोल है इसके अंदर इंट्रा नहीं हो सकती क्योंकि इसके जो पैरा पोजीशन पे इतना दूर है, इस वजह से इसके इंट्रा नहीं पॉसिबल, इसमें इंटर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि जो ऑर्थो है वो हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू पैरा नाइट्रो, ठीक है। तो ये जो है वो आपको बस इतना सा पता होना चाहिए इस चीज़ के, ये टेस्ट के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम, अच्छा एक मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस में है, वो वाटर बना सकता है क्योंकि इसमें जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स भी हैं, ठीक है, और दो हाइड्रोजन हैं, तो 4 बन सकते हैं इसमें मैक्सिमम। अब अच्छा, आयनिक करेक्टर, हमने आयनिक कंपाउंड्स का, आयनिक बॉन्ड का कोवलेंट करेक्टर देखा। अब हम कोवलेंट बॉन्ड का आयोनिक करेक्टर देखेंगे कि उसमें आयनिक करेक्टर कितने % है, ठीक है। तो ये आपके पास डायपोल मूवमेंट से आ सकता है अगर आपको न्यूमेरिकल दे दें या पूछ लें, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड इनटू 100 और हैने एंड स्मिथ इक्वेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए।
अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की पता है तो उससे आप आयनिक करेक्टर उस कोवलेंट बॉन्ड का जो इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है उसका निकाल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है और ये फार्मूला पता है 16 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एंड उसका स्क्वायर ले लेना है आपने। देन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, इनको ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, बॉन्ड लेंथ आपको पता है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतनी ही ज़्यादा जो है उसको ब्रेक करना इजी है। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होता है, उतना ही बॉन्ड छोटा होता है, शॉर्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, एटम जो है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसके दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, जिस वजह से बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। जितनी ज़्यादा कम बॉन्ड लेंथ होती है उतनी ज़्यादा, जाहिर सी बात है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ का आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब अगर यहाँ पे मैं सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखूँ, देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखूँ और फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिखूँ, तो सबसे ज़्यादा लेंथ आपको क्या लगता है किसकी होगी? सबसे ज़्यादा लेंथ आपकी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है। और बॉन्ड लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, यहाँ पे इससे कार्बन टू कार्बन सिंगल 1.54 एंगस्ट्रॉम है, जबकि ये 1.34 एंगस्ट्रॉम है डबल बॉन्ड, जबकि ये 1.2 समथिंग 0 ये ऐसे कुछ एंगस्ट्रॉम है। आपको पता है कि जितने ज़्यादा आपके पास बॉन्ड्स आते जाएं, जैसे सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड है 2, तो यहाँ पे आपके बॉन्ड ऑर्डर के ज़्यादा होने से आपकी जो बॉन्ड लेंथ है ये उतनी ही कम होती जा रही है। ठीक हो गया। अब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। बॉन्ड एंगल अगर आपने देखा हो तो जितना ज़्यादा SP करैक्टर होता है ना, उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है। तो लीनियर में SP करैक्टर होता है, लीनियर के जो एंगल है वो है 180। ठीक है, अब आप sp3 पे चले जाएं, दैट इज़ टेट्राहेड्रल, उसका एंगल होता है 109.248 जो भी। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एक तो हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें s करैक्टर ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। अगर आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें s करैक्टर कम है तो उसका बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो वही है कि बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उसको जो है वो डिसोसिएट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो होप सो ये चीज़ें सारी आपको समझ आ गई होंगी। बिल्कुल ब्रीफ सी मैंने इसको चीज़ें ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं बताई, कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपको प्रैक्टिस करने वाली थी उसका मैंने आपको एक स्केच सा दे दिया है। कुछ लोग ये ग्रुप की बात कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप की, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ग्रुप बनाऊँ जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड कर दिया करूँ, वहाँ पे जैसे ही अपलोड होंगे आपको पता चल जाए। उसके अलावा जो मेरे रिटन टेस्ट के टाइम पे मैंने नोट्स बनाए थे वो बहुत मतलब शॉर्ट से थे, टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, तो बस जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए उसको ठीक थे वो। तो वो मैं कुछ कर दिया करूँगी, साथ साथ मैं नोट्स को अपडेट भी कर रही हूँ इंटरव्यू के लिए, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। साथ साथ मैं अपडेट कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे फिर उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो 1-2 दिन में या जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो वहाँ पे मैं लिंक इंशाल्लाह भेज दूँगी आपको, वहाँ पे ऐड कर दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप का भी, और सेम नेम से ही होगा वो ग्रुप भी। तो वहाँ पे फिर आप लोग मुझसे गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं। तो एनीवन जो भी आना चाहता है उस ग्रुप में, सो आप मुझे मेल इस एड्रेस पे कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।